प्राचीन बिहार के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसमें पाषाण काल, नंबर 2 वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य एवं गुप्त वंश, फिर बौद्ध एवं जैन धर्म। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। और पुरातात्विक एवं साहित्यिक में नंबर 1 पॉइंट, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिराद और चेचर, वैशाली, फिर मनेर पटना में है, और सोनपुर सारण में है। ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत कहाँ से? मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं, कामा राजगीर, कामा नालंदा, कामा पाटलिपुत्र, कामा विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं। अगला पॉइंट दिया है इसमें, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। अब इसमें देखो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत, अब इसमें नंबर 1 पॉइंट है रामायण, कामा महाभारत, कामा पुराण, कामा बौद्ध रचनाएं, अगंतुर निकाय, कामा दीर्घ निकाय, कामा विनय निकाय, विनय पिटक जैसे रचनाएं, भगवती सूत्र आदि के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। और अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, इंडिका, फहियान, इतसिंह, कामाभेनसांग के यातायात। नेक्स्ट पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थलीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की प्रमुख बिहार इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। ये साहित्यिक स्रोत से क्या क्या? रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अगंतुर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत मिले हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, का फहियान, कामा इतसिंह, कामा भेनसांग की यात्रा। और उसके बाद इसमें देखो पाषाण काल। पाषाण काल में क्या है? पूरा पाषाण काल में नंबर 1 पॉइंट देखिए, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? आखेटक और संग्राहक था। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, कामा चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक किस काल में थे? पूरा पाषाण काल में थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर की कुल्हाड़ी, कामा चाकू, कामा खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है ये अवशेष लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ये अवशेष लगभग कब के हैं? 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। अब इसमें देखो अगला मध्य पाषाण काल में नंबर 1 पॉइंट है इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला
कुत्ता को बनाया गया था। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे मानव पशु का पालना किस काल में शुरू किए थे? मध्य पाषाण काल में। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। दक्षिण बिहार में मुंगेर से। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। अब इसमें देखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में नंबर 1 पॉइंट, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट, नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चीराद कहाँ पर? सारण और चेचर वैशाली, मनेर पटना, सनुवार रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कैमूर की पहाड़ियों नवादा एवं जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों नवादा एवं और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिए है, ये अवशेष 2500 ईसा पूर्व के हैं। ये अवशेष कब के हैं? ये 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में नंबर 1 पॉइंट, चिराद सोनपुर ताराडीह चेचर मनेर सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के पाषाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। ये अवशेष लगभग कितने? 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल। वैदिक काल में नंबर 1 पॉइंट, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, पूर्व वैदिक एवं ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रत्य शब्द से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब इसमें देखो महाजन काल। क्या है महाजन काल? महाजन काल में नंबर 1 पॉइंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगंतु निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, महाजन पद में 3 महाजन पद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। नंबर 1 है वज्र या लिच्छवी। ये क्षेत्र कौन? वैशाली मुजफ्फर क्षेत्र लगता है। और मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र। और तीसरा इसमें दिया है अंग, भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र लगता है अंग। वज्र संघ महाजन पद। वज्र संघ महाजन पद में नंबर 1 पॉइंट दिया है, वज्र संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्र लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इच्छावुक,
इस संघ के 8 जनपद थे। वज्र संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी की राजधानी क्या है? वैशाली। और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्र संघ के प्रमुख जनपद थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वज्र संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई। अगला इसमें है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में नंबर 1 पॉइंट दिया है, मगध राजनीतिक आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज या राजगिरी थी, या 5 पहाड़ियों से घिरा था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मगध का विस्तार पटना से गया क्षेत्र था। और इसमें अगला पॉइंट दिया है, मगध एवं अंग महाजनपद का सर्वप्रथम अथर्ववेद से मिलता है। सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ? अथर्ववेद से मिलता है। मगध का विस्तार कहाँ पर? पटना से गया तक है। अगला इसमें दिया है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद में नंबर 1 पॉइंट दिया है, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। और इसमें मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश, इसमें नंबर 1 पॉइंट है, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला पॉइंट, जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक क्षेत्र था। अगला पॉइंट, मगध उर्वर भूमि नदियों की उपलब्धता खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब इस पर मगध पर शासन करने वाले सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक? 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा। और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हर्यक वंश का शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व, और इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और कब इसकी स्थापना की थी? 544 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंबिसार की दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रणदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। और उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, बिंबिसार ने चंद्रप्रणदोत के उपचार के लिए अपने राजवैदिक जीवक को भेजा था। अगला पॉइंट दिया, बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था। अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुणिक था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है,
बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने जोशी वापस ले लिया। प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्र संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपांडी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति इसमें कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर। उसके बाद उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बना नागदशक। फिर उसके बाद इसमें अगला दिया है, इसमें शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन आते हैं? शिशुनाग वंश आते हैं। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। और शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं वैशाली को भी मगध में शामिल कर लिया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया, कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन था। अब इसमें उसके बाद नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 344 से 321 ईसा पूर्व। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महाजन पद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। अगला नेक्स्ट पॉइंट, पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, महाजन पद ने पंचाल, इच्छाऊ, कामा काशी, कामा अस्मक, कामा कलिंग, कामा मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध राज्य का विस्तार किया। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। अगला इसमें दिया है नेक्स्ट पॉइंट, घनानंद ने अपने दरबार में विद्यमान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी थी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 321 से 184 ईसा पूर्व। अब इसमें चंद्रगुप्त का शासनकाल मौर्य वंश में कब तक रहा? 321 से 298 ईसा पूर्व। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिन एंड स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा, एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य थे। उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया से हुआ, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब इसमें दिया अगला पॉइंट इसमें है, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? 298 से 272 ईसा पूर्व। इसमें नंबर 1 पॉइंट, बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात या सिंहसेन आदि का नाम दिया। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, उसे अमित्रघात या सिंहसेन आदि नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस द्वारा राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। नेक्स्ट पॉइंट दिया, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डाइनोसियस नामक राजदूत को भेजा। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व में हुआ। मतलब अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक चला था। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट है, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। नेक्स्ट पॉइंट, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख से उसे अशोक कहा गया था। सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया।
कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यवादन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष: 9वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख में अंकन, 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। अशोक के कर घटाकर 1/8 कर दिया था 20वें वर्ष। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया, उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल कामा बंधु पालित कामा, इंद्रपालित कामा, दर्शान कामा, दशरथ कामा, संप्रति कामा, सालिसु कामा, देवधर्मन कामा, शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक था। मौर्य वंश का शासनकाल कितने? 137 वर्षों तक था। अब इसमें दिया है अगला बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। सबसे पहले इसमें बौद्ध धर्म देखिए। नंबर 1 पॉइंट दिया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब इनका जन्म कब? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी माता का नाम महामाया देवी और सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया उन्हें ज्ञान प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा को पीपल को वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई। अगला पॉइंट इसमें दिया है बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख संसार दुखमय, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा, दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक, दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अगला इसमें दिया है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, एक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाक, नंबर 4 सम्यक कर्म, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति, नंबर 8 सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के अगला पॉइंट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम वर्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई थी।
बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली के थे तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगिरी के थे। उसके बाद बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। एक है सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह, नंबर 5 ब्रह्मचर्य, नंबर 6 नृत्य या गायन का त्याग, नंबर 7 असमय भोजन का त्याग, नंबर 8 कोमल शय्या का त्याग, नंबर 9 श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, नंबर 10 मद्य सेवन नहीं करना। अगला दिया है इसमें बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक। जन्म के समय उनका प्रतीक क्या था? कमल। यौवन के समय सांड। महाभिनिष्क्रमण गिरि त्याग के समय घोड़ा। संबोध या ज्ञान प्राप्ति के समय प्रतीक क्या था? पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण या मृत्यु के समय प्रतीक क्या था? पदचिन्ह या अस्तूप। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश कहाँ का प्रतीक क्या था? चक्र था। अगला पॉइंट दिया है इसमें, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हुआ। एक है हीनयान परिवर्तन विरोधी, नंबर 2 महायान परिवर्तक समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। अब इसमें त्रिपिटक नंबर 1 होता है शुद्ध पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। और विनय पिटक में क्या है? संघ के नियमों का संकलन। सबसे लघु पिटक जिसका लघु पिटक मतलब लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। इस पिटक का संकलन मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। और इसमें बौद्ध संगीति या सभा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अब प्रथम बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक विनय पिटक की रचना हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली। किसके शासनकाल में? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? सबक कामी था। और इसका विशेषता क्या थी? महासांघिक एवं अस्थविर के रूप में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किस अध्यक्षता? मुगल पुत्र तिस्य। और विशेषताएं अभिधम्म पिटक का संकलन। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 1 ईस्वी मतलब इसमें का प्रथम शताब्दी कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। शासक कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष। और ये महायान एवं हीनयान में विभाजन हुआ। इसकी विशेषता क्या थी? महायान और हीनयान में विभाजन। चौथी बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। इसमें चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर, स्तूप बौद्ध धर्म के अपवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अब इसमें है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। और उनके 24वें जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान प्राप्ति
संवेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी गई, एक सत्य की, एक अहिंसा की, एक अस्तेय, एक अपरिग्रह की। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता था? ऋषभदेव को कहा जाता था। और इनका अन्य नाम है आदिनाथ। आदिनाथ या ऋषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। जन्म काशी में हुआ था। पिता सुसेन काशी के राजा थे। अगला पॉइंट इसमें दिया है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के नंबर 1 पॉइंट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के प्रधान थे। अगला पॉइंट, उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्ञा था। अगला पॉइंट इसमें दिया है उनके दामाद का नाम जमाल या जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्ति जिम्भ्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट साल वृक्ष के नीचे हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक आचरण। अब अगला दिया है जैन धर्म के 5 महाव्रत: सत्य, झूठ न बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अनेकांतवाद या स्यायवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इसका प्रतीक बैल या वृषभ। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, उसका प्रतीक हाथी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उसका चिन्ह है सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और इनके प्रतीक क्या है? सिंह। नेक्स्ट पॉइंट दिया है महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। और इसमें जैन संगीतियाँ कितनी हुई थी? इसमें 2 जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व, स्थान पाटिलपुत्र बिहार। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त शासन के काल में। अध्यक्ष स्थूलभद्र। और इसकी विशेषताएं दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन। और इसमें अगला पॉइंट, जैन धर्म को 12 अंगों में संकलन। और द्वितीय कब हुआ था? 1212 इसमें, स्थान वल्लभी गुजरात। और अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रमण। और उसके बाद विशेषता जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। अगला पॉइंट इसमें दिया है महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ। दिगंबर को भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसके परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्णतः नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर क्या होता है? स्थूलभद्र के नेतृत्व प्रदान किया। स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने पर की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को अस्वीकार किया गया। अब इसमें अगला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश में नंबर 1 पॉइंट, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह बृहद्रथ
का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पित्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। फिर उसके बाद इसमें कांडव वंश की स्थापना हुई। अगला नंबर 1 पॉइंट, कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूत की हत्या कर दी थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे। कांडव वंश भी ब्राह्मण वंश था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। नेक्स्ट पॉइंट, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कांडव वंश का अंत कर दिया था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इसमें कुषाण वंश। नंबर 1 पॉइंट, भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंद यूनानी शक या पहला कुषाण। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। अगला पॉइंट, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। नेक्स्ट पॉइंट, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कनिष्क के समय गंधार मथुरा कला का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क ने चौथे बहुसंगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। अगला इसमें दिया है गुप्त वंश। नंबर 1 पॉइंट, इसमें गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसका शासनकाल 240 से 280 तक इसका शासन था। अगला पॉइंट, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब इसमें शासन करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य 320 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक किए थे। उसके बाद इसमें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट पॉइंट, वह प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। अब इसमें इसका शासनकाल समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 335 से 375। अब इसमें पहला पॉइंट, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त ने पराक्रामक एवं अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं से विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, समुद्रगुप्त को उसने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के बाद 375 ईसा पूर्व में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आता है। इसका शासनकाल कब तक? 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त देवराज देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त
द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। अगला पॉइंट इसमें दिया है, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फहियान भारत में 14 वर्षों तक शासन किया था, मतलब 14 वर्षों तक रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र के नाम से संबोधित किया। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्न कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराह मिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपूर, कामा छप्पड़क, कामा भरूची। अब इसमें अगला शासनकाल आता है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त का शासनकाल कब से, 415 से 455। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। अब इसमें इसका स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा, 455 से 467 ईसा पूर्व तक रहा। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंद के समय हुआ। स्कंद ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त को शकादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। अब इसमें पाल वंश आता है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की भागलपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव एवं प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, देवपाल ने जावा एवं शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए। देवपाल के बाद बिग्रापाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल ने इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब बिहार का इतिहास समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।